गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम बात करेंगे अपवर्तन से। अपवर्तन हो गया था और प्रकाश की उत्क्रमणीयता हो गई थी और समांतर पारदर्शी माध्यमों में प्रकाश का अपवर्तन हो गया था। आज उसी का हम एग्जाम्पल एक लेंगे, ठीक है। तो पहला हमने बताया था प्रकाश की उत्क्रमणीयता क्या होती है। सूत्र उसका था ANG बराबर 1/GNA, यही था प्रकाश की उत्क्रमणीयता का सूत्र। और दूसरा था प्रकाश के अपवर्तन का, समांतर पारदर्शी माध्यम में प्रकाश का अपवर्तन। तो समांतर पारदर्शी माध्यम कौन कौन से थे? एक वायु था, जल, कांच। तो वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक हमने बताया था ANG बराबर 1/, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक ANG गुणे, अब कांच के सापेक्ष जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक निकालेंगे। यहाँ पर वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक होगा ANW गुणे, अब जल के सापेक्ष कांच का होगा तो WNG। अब वायु माध्यम में प्रकाश की किरण ऐसी आ रही थी हमारी, पुनः वायु माध्यम में जा रही थी। तो अब कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक निकालेंगे, गुणे GNA और बराबर 1, यही सूत्र था। इसी के संबंध में आज हम कुछ एग्जाम्पल देख लेंगे, ठीक है। समांतर पारदर्शी माध्यम में प्रकाश का अपवर्तन, उसी सूत्र के संबंध में ये एग्जाम्पल है कि वायु के सापेक्ष जल तथा कांच के अपवर्तनांक, वायु के सापेक्ष 2 अपवर्तनांक दिए गए हैं, जल का और कांच का, क्रमशः 1/3 व 1/2 हैं। जल का कांच के सापेक्ष अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। मान लिख लेंगे हम किसके किसके दिए गए हैं। तो वायु के सापेक्ष जल का दिया गया है 1/3, वायु के सापेक्ष यानी ANW बराबर 1/3, और वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक दिया गया है ANG बराबर 1/2, सही है, 1/2 दिया गया है। अब पूछ रहा है जल का कांच के सापेक्ष अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए, यानी पूछ रहा है कि कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। तो कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक हो जाएगा GNW बराबर क्वेश्चन मार्क। अब समांतर पारदर्शी में प्रकाश का जो अपवर्तन हमने बताया था 3 माध्यम में, भाई सूत्र नोट कर लेंगे। क्या है? ANW गुणे WNG गुणे GNA बराबर 1। अब इसमें कौन कौन से मान हमें नहीं दिए गए, ये तो दिया ही गया है और कोई सा नहीं दिया गया है। चेंज कर लेंगे हम किस सूत्र से? प्रकाश की उत्क्रमणीयता से हमने बताया था ANG बराबर 1/GNA, इसी प्रकार। तो ANW का तो मान हमें दिया ही गया है, ANG का पूछ रहा है, ANG का भी दिया गया है और GNW का पूछ रहा है, गुणे यहाँ WNG है, अब यहाँ करना है हमें GNW, तो इसे हम अपान कर देंगे 1/GNW, इसी प्रकार से गुणे GNA नहीं दिया गया है, ANG दिया गया है, तो इसे भी हम उल्टा कर देंगे 1/ANG बराबर 1। अब मान रख लेंगे क्या क्या दिए गए हैं। ANW का दिया गया है 1/3, मान नहीं रखते, पहले सूत्र बना लेंगे। ANW इसके बटे अपान कर लेंगे और इसके कैंची का गुणा कर देंगे। जब कैंची का गुणा करेंगे तो ANW बराबर हो जाएगा GNW गुणे ANG, यही हो जाएगा। कैंची का गुणा करेंगे तो निकालना हमें क्या है GNW।
अब जी एन डब्ल्यू को हम इधर रखेंगे, ये गुणे में है, इधर बटे में आ जाएगा। ए एन डब्ल्यू बटे ए एन जी बराबर जी एन डब्ल्यू। अब इस सूत्र में हम मान रख देंगे जो जो हमें दिए गए हैं। क्या क्या दिया गया है? ए एन डब्ल्यू का मान दिया गया है 1/3, ए एन जी का मान दिया गया है 1/2 बराबर जी एन डब्ल्यू पूछ रहा है। तो अब क्या करेंगे, जब 4 स्टेपें हो जाती हैं तो ऊपर का ऊपर गुणा हो जाता है और नीचे का नीचे गुणा हो जाता है। क्या आ जाएगा? 2/3 बराबर जी एन डब्ल्यू, यही आंसर है। और अपवर्तनांक का कोई मात्रक नहीं होता है। एक बार और समझ लीजिए क्या है। सवाल में हमें दिए गए थे वायु के सापेक्ष जल तथा कांच के अपवर्तनांक क्रमशः 1/3 व 1/2 हैं। तो जल का कांच के सापेक्ष अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए, या कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। तो हमें 3 माध्यम इसमें दिए गए और 3 माध्यम वाला हमारा सूत्र होता है ये ए एन डब्ल्यू गुणे डब्ल्यू एन जी गुणे जी एन ए बराबर 1। अब हमें जो भी दिया गया है उसे चेंज नहीं करेंगे, और जो नहीं दिया गया है उसे हम प्रकाश की उत्क्रमणीयता के सूत्र के हिसाब से चेंज कर लेंगे। ए एन जी बराबर 1/जी एन ए। जब यहाँ पर ये एक दूसरे में विपरीत हो जाते हैं तो 1/, में आ जाते हैं। तो ए एन डब्ल्यू हमें दिया ही गया है और डब्ल्यू एन जी नहीं दिया गया है, बल्कि जी एन डब्ल्यू दिया गया है। तो इसे उल्टा कर देंगे, 1/जी एन डब्ल्यू गुणे जी एन ए नहीं दिया गया है, ए एन जी दिया गया है। तो ए एन जी करने के लिए 1/, ए एन जी कर देंगे यहाँ पर बराबर 1। अब 1 के अपान में 1 कर लेंगे और कैंची का गुणा कर देंगे। जब कैंची का गुणा करेंगे तो ए एन डब्ल्यू बराबर ये दोनों इंटू में हैं और इनका इंटू हो जाएगा इससे, जी एन डब्ल्यू गुणे ए एन जी। इस प्रकार सूत्र हमारा बन जाता है ए एन डब्ल्यू अपान ए एन जी बराबर जी एन डब्ल्यू, यानी कि कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक बराबर वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक बटे वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। अब इस सूत्र में मान रख देंगे। ए एन डब्ल्यू का दिया गया है 1/3 और ए एन जी का दिया गया है 1/2 बराबर जी एन डब्ल्यू। अब जब 4 स्टेपें हो जाती हैं तो ऊपर का ऊपर गुणा कर देते हैं, नीचे का नीचे गुणा हो जाता है। तो ऊपर जो 2 हैं वो ऊपर जाएंगे, 2 एकन 2 और 3 है वो 1 में गुणा हो जाएगा, 3 एकन 3 बराबर जी एन डब्ल्यू। तो कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक आएगा 2/3। अब बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक पर, क्रांतिक कोण। तो क्रांतिक कोण क्या होता है? इसमें कुछ कंडीशनें होती हैं। क्रांतिक कोण तब बनता है जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश कर रही हो और आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण आपतन कोण का मान अपवर्तन कोण के मान से कम हो, यानी कि अपवर्तन कोण का मान अधिक हो और आपतन कोण का मान कम हो। तो चित्र द्वारा हम बता रहे हैं कि क्या होता है। ये हो जाएगा सघन और ये विरल। कंडीशन होती है कि सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रकाश की किरण जाती है तभी क्रांतिक कोण बनता है। ये हो जाता है आई और ये आर। अब इसमें क्या है कि सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रकाश की किरण जा रही है और अभिलंब से दूर हट रही है। अब यदि हम क्या करेंगे कि आपतन कोण का मान धीरे धीरे और बढ़ाया जाए तो अपवर्तन कोण का मान भी बढ़ेगा। फिर एक ऐसी स्थिति आएगी कि आपतन कोण, एक विशेष आपतन कोण के लिए अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो जाता है। देखो
ये इस कंडीशन में क्या है कि हमने आपतन कोण का मान और अधिक बढ़ा दिया है, तो अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो गया है। अब जब अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो जाता है तब आपतन कोण को ही क्रांतिक कोण कहते हैं, इसे C से प्रदर्शित करते हैं। इसमें किसी कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में बता दें। एक बार और देख लीजिए कि सघन माध्यम से जब विरल माध्यम में प्रकाश की कण जाती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है। अब आपतन कोण का मान अगर हम धीरे धीरे और बढ़ाएं तो एक विशेष स्थिति ऐसी आती है कि आपतन कोण के लिए अपवर्तन कोण का मान 90 अंश हो जाता है, तब आपतन कोण को ही क्रांतिक कोण कहते हैं और इसे C से प्रदर्शित करते हैं। यदि आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से और अधिक बढ़ा दिया जाए तो संपूर्ण प्रकाश उसी माध्यम में लौट जाता है। इस घटना को पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। तो क्रांतिक कोण देख लीजिए क्या होता है, परिभाषा हम लिखे दे रहे हैं, नोट कर लेना अपनी अपनी फेयर कॉपी पर कि जब कोई प्रकाश की जब कोई प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो वह अभिलंब से दूर हट जाती है, यदि इस घटना में आपतन कोण का मान धीरे धीरे बढ़ाया जाए तो एक विशेष आपतन कोण के मान के लिए अपवर्तन कोण का मान 90 अंश हो जाता है, तब आपतन कोण के इस विशेष मान को क्रांतिक कोण कहते हैं। क्या होता है कि जब कोई प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अभिलंब से दूर हट जाती है। यदि इस घटना में आपतन कोण का मान धीरे धीरे बढ़ाया जाए तो एक विशेष आपतन कोण के मान के लिए अपवर्तन कोण का मान 90 अंश हो जाता है, तब आपतन कोण के इस विशेष मान को क्रांतिक कोण कहते हैं। इसे C से
करते हैं। क्रांतिक कोण की परिभाषा होती है कि जब कोई प्रकाश की किरण किसी सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो वह विलंब से दूर हट जाती है। यदि इस घटना में आपतन कोण का मान धीरे धीरे बढ़ाया जाए तो एक विशेष आपतन कोण के मान के लिए अपवर्तन कोण का मान 90 अंश हो जाता है। तब आपतन कोण के इस मान को ही क्रांतिक कोण कहते हैं। देखो इस चित्र में यदि आपतन कोण का मान हमने धीरे धीरे बढ़ाया और इस प्रकार बढ़ाया है कि अपवर्तन कोण का मान 90 अंश हो गया, 90 अंश हो गया, तब आपतन कोण के इस विशेष मान को ही क्रांतिक कोण कहते हैं। या हम इसकी परिभाषा एक और लिख सकते हैं शॉर्ट में कि सघन माध्यम में बना वह आपतन कोण जिसके सापेक्ष अपवर्तन कोण का मान 90 अंश होता है क्रांतिक कोण कहलाता है। एक बार और सुन लीजिए और नोट कर लीजिए कि सघन माध्यम में बना वह आपतन कोण जिसके सापेक्ष अपवर्तन कोण का मान 90 अंश होता है तब उसे क्रांतिक कोण कहते हैं। इसके आगे पढ़ाएंगे कल आपको पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन हमने अभी थोड़ी देर पहले कुछ बताया था पूर्ण आंतरिक परावर्तन के बारे में। यदि क्रांतिक कोण का मान और अधिक बढ़ा दिया जाए तो अपवर्तन कोण का मान जो होगा वो और अधिक हो जाएगा, यानी संपूर्ण प्रकाश जो है उसी माध्यम में वापस लौट जाएगा। इस घटना को पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। इसको डिटेल में बताएंगे कल। आज के लिए धन्यवाद। कल का